नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कानराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। सबसे खास बात ये कि वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड आरपीएससी का फर्स्ट पेपर आज हुआ जो, यानी कि मेरा कहने का मतलब आज संडे को जो पेपर हुआ है, इस दिन के पेपर की बहुत खास बातें रही। और फर्स्ट पेपर को अब सेकंड पेपर होना है, होने के बाद पता चलेगा मुझे और तुरंत मैं की डाल दूंगा। फर्स्ट पेपर में एक खास बात रही कि पॉलिटिकल साइंस के लगभग 25 से आसपास सवाल आए, यानी 23 सवाल डायरेक्ट हैं और एक दो सवाल आप इनडायरेक्टली कर सकता है। जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा है बढ़िया उसके। और पॉलिटिकल पॉइंट का क्या योगदान रहा ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि क्लियर बात है, मैं आपसे क्लियर कहता हूं, प्रूफ डालता हूं बेशक। और इससे पहले भी पेपर में डाला है। और जो लोग सेकंड ग्रेड में, मैं बहुत कम, वो भी फर्स्ट ग्रेड वालों को देता हूं सेकंड ग्रेड में, बाकी मैं क्लियर कहता हूं कि अपने से सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं ये अब देख लीजिए आप। फर्स्ट पेपर में पिछली बार जब मैंने आपको 70% से ऊपर सवाल की, उस फर्स्ट पेपर में जिसमें 40% नंबर वाला लाने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, अब पेपर हुआ उसकी बात कर रहा था। और अभी आज जो पेपर हुआ है, केवल वो भी यदि अंडरस्टैंडिंग से करने वाला था तो पूरे कर सकता था, नहीं तो 23 सवाल डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में। आप सोचिए 100 में से यदि इतने सवाल सीधे आते हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती मेरी ख्याल से तो। पर अभी आपको की चाहिए, मुझे पता है ज़्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं। इससे पहले मैंने किया है, वरिष्ठ अध्यापक के रिलेटेड मैंने वीडियो डाला, उसमें कहा भी था कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और देखिए हर चीज़ की एक अहमियत होती है और हर एक सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल साइंस के साथ फिलॉसफी और फिलॉसफी के साथ सोशियोलॉजी और पब्लिक एड पूरी तरीके से कवर करता है। इसलिए मैं पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा जोर देने की बात कहता हूँ स्टूडेंट को, इसलिए नहीं कि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ। तो आज का जो पेपर था उसमें क्या सवाल थे, खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कथनों पर सही कूट को सुने। मॉन्टेस्क्यू सेम्सफोर्ड सुधारों के संहिताबद्ध संस्करण था। इसका नाम आपको पता है, भारत सचिव जो हुआ करते थे उस समय, जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू था, जिसका पहले नाम लिखा जाता है, मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरीके से कहा था, पहले भारत सचिव है, बाद में वॉयसरॉय है। और वॉयसरॉय उस समय हमारे हुआ करते थे, वो होते थे सेम्सफोर्ड, और इसके नाम पर पढ़ा, एकदम सही। दूसरा, कांग्रेस ने इस अधिनियम को डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे कुछ लोगों ने जरूर इसका बात कही, मगर डायरेक्ट नहीं किया। महात्मा गांधी ने इसे इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत स्वीकार अयोग्य बात मानी, सही है। दस्तावेज एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसको लेकर 10 साल की अवधि के अंदर एक रॉयल कमीशन का गठन करना था, जिसको अपन साइमन कमीशन कहते हैं, आपको पता हो तो, जो 2 साल पहले गठित कर दिया गया था। इसमें प्रावधान था और बहुत स्पेशल बात थी कि यह एक्ट, मैंने आपसे कहा था कि अस्थायी संविधान था भारत का। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही है ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हूबहू मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये बात कही थी। कांग्रेस की बात कही, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कमेंट किया था मैंने, यहाँ आपको पता हो तो, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना किया था, मगर कांग्रेस ने नहीं किया था डायरेक्टली। और यहाँ गांधी ने आलोचना की और इसकी मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखाई है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया? किसमें? देखो सवाल क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम यानी आर्टिकल 368 में यह प्रावधान कर दिया गया कि कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अनिवार्यतः वो अनुमति देगा। और विद्यार्थियों ये देगा 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 की धारा 3 का सी जो था, उसके अंदर ये स्पेशल लिखा हुआ ऑर्डर है, आदेशात्मक है। और ये हर जगह पढ़ाया मैंने, ख्याल से कहीं ऐसा है नहीं कि ये कहां पढ़ाया, कोई 100 बार पढ़ाया होगा। इस प्रांतों के सही समूह को पहचानिए। 1935 के एक्ट में जहां द्विसदनात्मक सदनात्मक विधान मंडल थे, कितनों में थे? 6 के 6 नाम लिखाए थे मैंने, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम। ये वो प्रांत थे जहां पर विद्यार्थियों डायरेक्ट सीधे के सीधे द्विसदनात्मक विधान मंडल था। और पहला का पहला बॉम्बे, बंगाल और बिहार द्विसदनात्मक है। उड़ीसा में था नहीं, सिंध में था नहीं, संयुक्त प्रांत सिंध में था नहीं, अर्थात ये उत्तर फर्स्ट सही। बड़ा सिंपल सवाल, कोई प्रॉब्लम थी नहीं इसमें, और इससे सिंपल सवाल हो नहीं सकते। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को इससे सिंपल सवाल नहीं मिलेंगे अब।
और अभी पॉलिटिकल साइंस का पिछली बार और इस बार बड़े पेपर सिंपल बन रहे हैं। मैं आपको कहूं बहुत सिंपल सवाल आ रहे हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति, जहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता है ये गणतंत्र कहलाता है। क्लियर बात है। भारत गणराज्य क्यों है? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। बात क्लियर। यही एक गणराज्य होने का मतलब यही है कि हेड ऑफ द स्टेट जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे भी। इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक के पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? 111। जो गैर धन विधेयक है उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, धन विधेयक को नहीं भेज सकता। 111 में लिखा हुआ, क्लियर कट, साफ बात है। और बहुत अच्छी तरीके से हूबहू नोट्स पढ़े मेरे, आप खुले पढ़े मेरे, आप ऐप जाके देख लीजिए। मैं आपको एक बहुत स्पेशल बात बता दूं, कई स्टूडेंट कहेंगे साहब हमें क्या पता, तो आप इतने वीडियो मेरे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्यों? क्लियर बात है, 100 से 200 वीडियो आप कब देखोगे साहब, कब प्रूफ ढूंढोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं इंडियन पॉलिटी के जो स्कूल लेक्चर का कोर्स है उसके अंदर पूरे के पूरे वीडियो मेरे ओपन पड़े हैं। अरे सॉरी, पीडीएफ जो नोट्स की पूरी ओपन है, इसलिए वो देख लो, हूबहू आपको लैंग्वेज मिलेगी। और समझना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। क्लियर बात। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है? इसमें कोई मौलिक अधिकार शामिल है, मौलिक अधिकार भी शामिल है। यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति के दायरे में रखना चाहते हैं, इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। यह कमेंट विद्यार्थियों किया गया था जब पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, और वो चुनौती दी गई थी शंकरी प्रसाद देव बनाम बिहार राज्य भारत संघ और बिहार राज्य, ये बिहार का मामला था। शंकरी प्रसाद वहां के जमींदार हुआ करते थे, जिन्होंने वापस चैलेंज किया था एबोलिशन, जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो था उसको चैलेंज किया था। जो 31 क और ख जोड़ा गया था उसको चैलेंज किया गया था, और तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, संवैधानिक पीठ ने यह डिसीजन दिया था और सही माना था जमींदारी एबोलिशन एक्ट को और नवी अनुसूची को, ठीक माना था इन्होंने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित कौन से अंत स्थापित किए गए? क्लियर बात है, 39 बहुत अच्छी तरीके से मैंने कहा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान इंदिरा गांधी ने जोड़ा। दूसरी बात, 43 कोऑपरेटिव सोसाइटी विद्यार्थियों 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया, ये गलत। 46 है ही कौन? 46 क नहीं है, 46 क आर्टिकल ही नहीं है, आर्टिकल ही नहीं है, 46 आर्टिकल है। 48 का अच्छी तरीके से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी ने जोड़ा, पहला और चौथा एकदम सही। निम्नलिखित में से कथनों को सुमेलित करिए। यह अंडरस्टैंडिंग का सवाल था, जो समझ रहे थे उन्होंने कर दिए। चौधरी शरण सिंह के प्रधानमंत्री के काल में कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। अरे वो तो खुद ही टेम्परेरी बने थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने तो पार्लियामेंट का मुकाबला ही नहीं कर पाए, तो यहां नहीं थे। इंदिरा गांधी के मोरारजी देसाई थे और वित्त मंत्री साथ में थे। मोरारजी देसाई जी के काल में चौधरी शरण सिंह जी भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गृह मंत्री संभालते थे ये चौधरी शरण सिंह जी। वल्लभ भाई पटेल, क्लियर बात है, तो तीनों हैं, ये नहीं है, दूसरा उत्तर होना चाहिए, क्लियर दूसरा, ठीक है। चौधरी शरण सिंह के काल में देवीलाल जी जो थे वो वीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों सरकार के उप प्रधानमंत्री थे। बहुत अच्छे से मैंने हर बात को, और मैंने कहा ये ध्यान रखने वाली बात है। वीपी सिंह जी को उस समय चलती थी, सीधी सी बात है, उस समय जाटों का देवीलाल इंदिरा गांधी बन गया था। इंदिरा गांधी दिल्ली में जाटों ने गुड़ बांटा था और कहा था हमारा चौधरी शरण सिंह दिल्ली में क्या बन गया है, इंदिरा गांधी बन गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गया, ये खास बात। राजनीतिक दलों के संबंध में, योग्यता के संबंध में जो बातें हैं उसमें विद्यार्थियों, खास बात यह है कि जो योग्यता है उसमें एक योग्यता पर इन्होंने टारगेट किया। ये बड़ी स्पेशल बात इसमें रखी इन्होंने। क्या योग्यता पर टारगेट किया? इन्होंने ये टारगेट किया कि कौन सी योग्यता है जो सही है बाकी योग्यताओं में से दूसरी। एक तो इसमें बहुत सारी योग्यताएं, कुछ योग्यता जैसे मैंने कहा 4 राज्यों में राज्य स्त्री दल के रूप में बन जाए, या एमपी एमएलए चुनाव के अंदर 4 राज्यों में 6% वेद मत ले आए और 4 सीटें जीत ले, या 3 राज्यों में लोकसभा में 2% सीट जीत ले। तो यहां क्या लिखा है इसमें, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में, गलत, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें जीत ले, सही,
यदि कोई दल 4 राज्य, गलत, कम से कम 4 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें, नहीं, दूसरा सही। एक ही योग्यता को इन्होंने टारगेट करके रखा है। बड़ा सिंपल और बहुत अच्छी तरीके से। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता की शर्तें क्या है और नेशनल राष्ट्रीय स्तर की क्या है, दोनों की बात हमारी। 1974 के अंदर एक टापू था, खासतौर से जाफना और हमारे जो तमिलनाडु है उससे एक बीच में जोड़ने वाला एक टापू है, मानव रहित है पूरी तरीके से, वहां कुछ नहीं है, मानव द्वारा बनाया हुआ केवल और केवल वहां एक सर्च है जो मेरे ख्याल से किसका है, सेंट एंथोनी का है, कैसा किसी का एक सर्च बना हुआ है, बाकी वहां कुछ है ही नहीं। अंग्रेजी काल में वो बनाया गया, मत्स्य पालन को लेकर काम में लेते हैं, वहां होता ही कुछ नहीं है, ये कंकड़े होते हैं, ये वहां पर होते हैं हमारे। तो वहां पर यह समझौता 1974 में इंदिरा गांधी के काल में करके हमने इस कच्छ द्वीप टापू जो है, इस टापू को हमने दे दिया था श्रीलंका को, जिन छोड़ा दी। अभी ये वापस चर्चा में आ गया। ऐसे श्रीलंका गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इसके विरोध में थे, आज भी ऑब्जेक्शन करती है, मगर हमने दे दिया। सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, मगर वो वहां इंसान रहने की जगह नहीं है, केवल मछलियां पकड़ने वाले लोग वहां जाते हैं और रहते हैं, और कई बार हमारे पकड़ लेते हैं तो पंगे होते हैं, और हाल ही में ये पंगा रहा, इसलिए ये करंट से रिलेटेड ही सवाल बना। गुट निरपेक्ष सिद्धांत से संबंध में सम्मिलित नहीं है, सीधी परिभाषा मैंने लिखाई। गुट निरपेक्ष का मतलब है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदार होते हुए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए शक्तिवादी राजनीति से दूर रहना गुट निरपेक्षता। पहली लाइन लिखाई मैंने, एक लाइन, और उस लाइन से सीधा सवाल बना, देखो विदेश नीति की स्वतंत्रता है ही, विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, नो, तटस्थता नहीं, तटस्थता नहीं, हम भागीदार बनेंगे, विश्व मामलों में सक्रिय भागीदारी रहेगी, मैंने क्लियर कहा, तटस्थता ध्यान रखना, आएगा शब्द और आया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सैनिक गुटों से दूर रहना, ठीक है, उत्तर इसका है सम्मिलित नहीं है। तो दूसरा, विश्व व्यापार संगठन के दोहा दौर की वार्ताओं के दौरान जुलाई 2006 में निलंबन के दौरान ओस्लो समूह बना, एक समूह बना, वैकल्पिक समूह है ये, खासतौर से जिस वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया, इस समूह में शामिल नहीं है, इस समूह में शामिल पाकिस्तान नहीं है, इंडिया इसमें शामिल 6 का, पाकिस्तान नहीं है। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ब्रिक्स 2025 के अंदर, जिसमें अधिक समावेशी संपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, साउथ कॉर्पोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, एकदम सही। 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया, एकदम सही। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का विषय दृष्टिकोण ब्रिक्स 15, और ब्राजील में 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, ठीक है। लुला डी सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति है, उन्होंने अभी अध्यक्ष थे। और अगला जो सम्मेलन हमारा 18वां है, वो विद्यार्थियों, ये 17वां था ब्रिक्स सम्मेलन 25 का, और जो 18वां सम्मेलन होना है वो सम्मेलन हम आयोजित करने वाले हैं भारत में। खास बात है, नई दिल्ली में आयोजित होगा और अगला अध्यक्ष भारत हो जाएगा। हर साल बदलते हैं, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। प्रेजेंट टाइम में ब्राजील इसका अध्यक्ष है। ये 10 देशों का समूह है। स्टार्ट में इसमें ब्राजील था, रसिया था, भारत था, चीन था। बाद में इसके अंदर 2016 में दक्षिण अफ्रीका आ गया, हो गया ब्रिक का, हो गया ब्रिक्स। फिर 2024 के अंदर ईरान आया, संयुक्त अरब अमीरात आया, मिस्र आया और इथोपिया आ गए, 9 हो गए। और 2025 में एक नया सदस्य देश ने भाग लिया यहां पर, जिसका नाम है इंडोनेशिया। 10 देशों का यह समूह है ब्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट समूह है। और अगला हमारे यहां होने वाला सम्मेलन है ये ब्रिक्स @21 की जगह 15 होता तो एकदम सही होता। महासभा के समक्ष भाषण देते हुए कहा कि महासभा के समक्ष अपनी जनता के संयुक्त सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र के संविधान के सिद्धांतों के प्रति निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ सिद्धांत उद्देश्यों पर कार्य करते हैं। विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू का यह वाक्य है, एकदम सही। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने महासभा में बोलते हुए ये बात कही। ऐसे वाजपेयी जी ने भी ये बात कही, मगर वाजपेयी की ऐसी क्लियर बात नहीं है। मुख्यमंत्री के राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, राज्य वित्त आयोग के रूप में भी पद अध्यक्ष काम किया? इसमें एक ही आदमी है, मुझे तो याद है, हीरालाल देवपुरा, जो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
और दूसरे वित्त आयोग के थे तो ये क्लियर, जिन्होंने तीनों पर काम किया है, हीरालाल देवपुरा उत्तर सही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। के गोयल पहले के थे, दूसरे के हीरालाल देवपुरा थे, तीसरे के वो माणिक चंद सुराणा थे, और फिर वो बनी थी अपने बीडी कल्ला, वो बने थे, फिर ज्योति किरण बनी थी, फिर प्रद्युमन सिंह बने थे, और सातवें के अरुण चतुर्वेदी। एक का नाम तो ये तो याद रखा ही है, मेरे ख्याल से सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले ने, उसका हो गया। कोई हार्ड सवाल नहीं है, ये सिंपल सी बात। आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री और वित्त आयोग का अध्यक्ष एक ही रहा है, और कोई रहा भी नहीं, तो क्लियर बात है, ये सवाल हो गया। राजस्थान में मंत्रियों के वेतन भत्तों से संबंध में कथनों पर विचार करना था और ये बताना था कि इन वेतन भत्तों के बारे में क्या बात है। देखिए, मंत्रियों के वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत संसद नहीं, विद्यार्थियों विधान मंडल, ये तो पहला तो गलत हो गया। 1 नवंबर 1956 से पूर्व मंत्रियों के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित के अनुसार मिलते थे। बात ठीक है। 1 नवंबर क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों, दिसंबर के अंदर हमने एक कानून पास किया था, राजस्थान मंत्री वेतन एवं अन्य सुविधाओं को लेकर एक अधिनियम बनाया गया था 28 दिसंबर 1956। ये 1956 28 दिसंबर को बना था, मगर उसमें हमने ये लिखा था कि ये प्रभावी 1 नवंबर 1956 से माना जाएगा, और ये हो गया, अर्थात दूसरा सही है, पहला गलत। ये तीसरा उत्तर। सचिवालय को लेकर एक सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। इस कमेटी के मोहन मुखर्जी अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसका उद्देश्य साथ सेल सिस्टम का मतलब होता है जो अंदर कार्य प्रणाली को लेकर कार्य था, उसको लेकर खासतौर से ये काम समीक्षा करने को लेकर गठित की गई कमेटी थी मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी कहते हैं, जो इससे बजट निर्माण से कोई लिंक नहीं, इससे कोई नहीं, इससे ये तो मतलब ही नहीं है। तो जनरली ये एक सवाल सिंपल, ये मैंने नहीं पढ़ाया ना, ये सवाल मेरे पढ़ाए हुए से नहीं आया। एक सवाल ये जो मैं कह रहा हूं नहीं आया, वो नहीं आया, बाकी सब सवाल हूबहू है। कोई आप उठा लीजिए सवाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, गलत, राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है? नहीं। लोक आयोग के सदस्य अपने पद से संभालने से 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष। राजस्थान गलत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, चौथा सही। अच्छा, इसमें सत्य देखो, इस बार आपने देखा है निम्न में से कौन सा सत्य है? 3 गलत ढूंढने थे, बड़ा सिंपल, कितना साधारण वाक्य, चौथा हो गया उत्तर, है ना। बाकी आप अच्छी तरीके जानते हैं, बड़े सिंपल थे। और आरपीएससी की ये बात, मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले कुछ समय से पहले आरपीएससी पर, और उसमें मैंने कहा था कि आरपीएससी का हालात क्या है। उस समय क्लियर कट इस मैटर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। आर्टिकल 315, 16 बहुत अच्छे से समझाई थी, उस समय ये बात कही है। आपको देखना है तो यूट्यूब पे पढ़ा है। ऐसे यूट्यूब पे 2-4 दिन पहले मैंने प्रक्रिया नियमों से रिलेटेड 2 वीडियो डाले थे, और दोनों से सवाल आ गए। दोबारा देख लो जाके, अपने यूट्यूब पे ओपन पड़ा है वो वीडियो, देखने की जरूरत नहीं है। और मैं कहता हूं, मेरे वीडियो यूट्यूब पे भले ही आते हैं, आप देख लिया करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, वो फ्री है, पैसा नहीं लगता है, आप टेंशन मत लीजिए उसकी, ठीक है ना। आप उसको देख लोगे, आपका काम आसान हो जाएगा और अच्छे से काम हो जाएगा। ये जो चल रहा है ना मार्केट में, बूम बना रखा है लोगों ने, नाटकबाजी, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब कम से कम अब तो, और मैं तो एक स्टूडेंट को कहता हूँ, सच बोलना सीख लो। तुम सच बोलना सीख गए तो जितनी भी ये खराब मार्केटिंग दुकानें चल रही है बंद हो जाएगी। तुम सच नहीं बोलते हो, इसलिए मामला गड़बड़ होता है, और छोरा कहीं फंसता है बाबड़ा, कहीं लालच में आता है और जाकर फंसता है 200-400 रुपये में, 99 रुपये के कोर्स में, और फिर कहता है साहब सवाल आए नहीं। आएंगे कहाँ से भाई साहब? 50 पैसे में तो मैट गई आएगा, और वही आएगा, क्लियर बात है। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मेरा नहीं कह रहा हूँ, आपको जचे तो लो, मगर बात यह है, बहुत सिंपल तरीका, ये मेरे YouTube पे वीडियो पड़ा, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए आप, पहली बात तो ये सोचिए। दूसरी बात, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक रूल बताया था इसके अंदर, और मैंने कहा था रूल नंबर 126 विधानसभा प्रक्रिया नियम में पढ़ा रहा हूं, 2-3 वीडियो डाले हैं।
उसके अंदर मैंने क्लियर कहा था कि चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, चाहे ST SC आयुक्त से रिलेटेड है, लोकायुक्त उप लोकायुक्त की बात है, निगम की बात है, या राजस्थान पंथ परिवहन निगम की बात है, इन पर की रिपोर्ट जो विधान मंडल में रखी, विधानसभा के अंदर रखी जाती है, हमारे यहाँ विधानसभा है, उसमें जब रखी जाती है तो उस पर जो चर्चा होती है वो कार्य सलाहकार समिति की सस्तुति पर होती है। और कार्य सलाहकार समिति की बात मैंने बहुत अच्छे से कही है, इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, और मैंने कहा था इसका अध्यक्ष पदेन होता है अध्यक्ष। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को सही सुनिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जनवरी क्रियाशील है? नहीं, 2000 से है प्रारंभ, और इसमें एक अध्यक्ष 6 सदस्य, 6 नहीं 4, अभी 2 है, पहले 4 थे। आयोग ने अपनी जांच एजेंसी है जिसका न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक, महानिरीक्षक का मतलब होता है IG, लिखा हुआ है ना, इंस्पेक्टर जनरल, IG का अधिकारी करता है। बात ठीक है, ऐसे प्रेजेंट टाइम में ADG है इसका है, मगर ADG भले ही हो, IG से नीचे लेवल का हेड नहीं हो सकता। इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर, गलत, 1999 जनवरी है, इसलिए ये भी गलत, अर्थात तीसरा इसका उत्तर हो गया, उत्तर नंबर 3 सही। कोई है ही नहीं इसमें ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैंने कहा आप देख लीजिए वीडियो, पंचायती राज वाला ओपन पड़ा है, देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कहा। जब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पढ़ा रहा था, उस समय मैंने कहा था सरपंच किस कमेटी का अध्यक्ष होता है, और ऐसे ये टोरा भी किसी ने ठोका है तो सरपंच ही ठोका है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये तो लंबा लिखने से कोई मतलब नहीं होता। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राज्य विधानसभा, अच्छा, विधानसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संकल्प है, इसमें है 1691 में क्या है, विधान परिषद का गठन और उत्साधन। विधान परिषद का गठन करना हो तो विधान परिषद के गठन को लेकर संकल्प लाया जाएगा, जो संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इन संकल्पों का उपबंध इसमें है। 179 विधानसभा का जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है, इसको हटाने के लिए यदि कोई प्रस्ताव संकल्प लाया जाता है तो वो संकल्प तात्कालिक सदस्य, देखो यहां कुल है, यहां है तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो हटा दिया जाएगा। यह भी बात सही है। विधानसभा का अध्यक्ष, यह है 1838, यह है विधान परिषद से संबंधित MLC का जो चेयरमैन है और डेप्यूटी चेयरमैन है, इसके संबंध में हटाने की बात है, जबकि सवाल आपसे कह रहा है विधानसभा से संबंधित, अर्थात ये नहीं है। तो A एंड B उत्तर है, A एंड B, केवल A एंड B सही। यह विधान परिषद से संबंधित है। यह विधानसभा के अध्यक्ष को, क के अंदर है विद्यार्थियों अध्यक्ष का पद रिक्त होना, ख के अंदर है पद त्याग देना, और ग के अंदर है हटाना। इसके अंदर ही वैसा का वैसा आर्टिकल है, विधान परिषद से रिलेटेड है, मगर ये आपको पूछ रहा है विधानसभा से संबंधित, इसलिए ये उत्तर A एंड B होगा, C नहीं होगा, है ना। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अखबार में आई, बहुत बड़ी खबर आई, जो द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो नियुक्ति आदेश जारी किया गया, उसकी अधिसूचना किसने पढ़ी? विद्यार्थियों, सीधी सी बात है, ये रजिस्ट्रार पढ़ता है हाईकोर्ट का, क्लियर बात है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाईकोर्ट जो है वो पढ़ता है, ये क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं। किसने पढ़ा? ये संचल मिश्रा, तो भले ही नाम लिखो, मत लिखते तो कोई बात नहीं, महापंजीयक पढ़ता है, ठीक है ना, तो इट्स ओके। सवाल पूरे। आप सोच लीजिए सवाल कितने महत्वपूर्ण और कितने अच्छे थे, और मैं तो कहता हूं कि सच में मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस के ऐसे सवाल ही आने चाहिए। अब ठीक है, अब ठीक है, पहले थोड़ा हट ज्यादा हो गया, अब अच्छे सवाल आ रहे। पिछली बार भी ग्राम सेवक के पेपर में बढ़िया है और इस बार भी बढ़िया है। मैं तो कहता हूं मेहनत करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए जिंदगी में, और जरूरी चीज है सही लोगों से सही तरीके से पढ़िए, कोई सिलेक्शन से रोकने वाला नहीं है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, अभी तो एंजॉय करिए, जब तक मैं सेकंड पेपर की आपके सामने लेकर आता हूं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड वगैरह इनके सवालों की क्या है, और मैं अलग अलग कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको डाल दूं। थैंक यू।